हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग। आज हम चैप्टर 2 के जिस टॉपिक को हम पढ़ने वाले हैं वो 1% 1 वोट 1 वैल्यू। अपने लास्ट क्लास में पढ़ा था कि मेजर डिसीजन एक्टेड बाय आवर रिप्रेजेंटेटिव्स ये, और इसके बाद आपने पढ़ा था कि कैसे मैक्सिको और चाइना का जो इलेक्शंस है वो एक नॉन डेमोक्रेटिक वे में देखने को मिला। चलिए आज के टॉपिक में हम पढ़ेंगे 1% 1 वोट 1 वैल्यू। ये क्या होता है, सबसे पहले हम ये समझते हैं। तो जिस भी डेमोक्रेटिक कंट्री में अगर रेगुलर इलेक्शंस होते हैं तो उस इलेक्शंस में जो वोटिंग होते हैं उसमें प्रत्येक एडल्ट्स को वोटिंग का राइट दिया गया है। एडल्ट्स को वोटिंग का राइट दिया गया है, इसका मतलब ये होता है कि एडल्ट्स का जो एज है अलग अलग कंट्रियों में अलग अलग है। जैसे हमारे यहाँ 18 साल है, किसी कंट्रियों में 21 साल है, तो किसी कंट्रियों में 20 साल है। तो ये कंट्रियों पर अलग अलग कंट्रियों पर अलग अलग डिफर करता है। हमारे यहाँ जो एडल्ट का एज है वोटिंग देने का वो है 18 साल। 18 साल या 18 साल की उम्र से ज्यादा के व्यक्ति जो हैं, कोई भी पुरुष हो या महिला, किसी भी जाति से हो, किसी भी धर्म से हो, भाषा से हो, कम्युनिटी से हो, समुदाय से हो, या किसी तरह के अन्य चीजों से हो, उन सभी लोगों को वोटिंग देने का राइट हमारे हैं। और सबसे बड़ी बात कि उनके 1% 1 वोट, यानी एक व्यक्ति एक वोट डालेगा और साथ ही साथ उसके वोट का वैल्यू एक बराबर होगा। यानी हमारे यहाँ जितनी मेजोरिटी की वोट की वैल्यू होगी उतनी ही माइनॉरिटी की, जितने एक रिच क्लास यानी बिजनेसमैन के एक मिनिस्टर्स की वोट की वैल्यू होगी वही वोट की वैल्यू जो है हमारे लो क्लास व्यक्ति को, हमारे जो है जिनकी संख्या माइनॉरिटी में है उनकी, जो गरीब है, जो बेरोजगार है, जो असहाय है, उनकी भी वोट की वैल्यू एक बराबर होगी। और इसी संबंध में हम देखें क्या ऐसे ही सभी कंट्रियों में वोट का वैल्यू एक बराबर है, यानी 1% 1 वोट 1 वैल्यू है। तो हम देखेंगे कि नहीं, ऐसा सभी कंट्रियों में नहीं है। जो कि आप कुछ एग्जांपल देख रहे हैं उसको 1 बाय 1 देखने का काम करते हैं। इस्टोनिया में क्या देखने को मिला कि वहां जो रसियन रहने वाले हैं वो वहां माइनॉरिटी में है, उनकी संख्या कम है, इसलिए जो क्या है कि वो रसियन माइनॉरिटी को वोटिंग देने का एक तरह से राइट ही नहीं है। दूसरा, सऊदी अरेबिया में क्या देखने को मिला कि महिलाओं को वोटिंग से इग्नोर किया है। जैसा कि आप जो है फ्रेंच रेवोल्यूशन में पढ़ चुके हैं कि महिलाओं को पहले जो है अधिकार ही नहीं दिया गया था, और वो सऊदी अरेबिया में लगभग जो कहा जाए 2015-16 तक वोटिंग का राइट नहीं दिया गया। बाद में उनको जाकर थोड़ा बहुत मिला। ऐसे लगभग और भी सारे कंट्रियां हैं जहां महिलाओं को वोटिंग के राइट नहीं है। चलिए श्रीलंका में क्या देखने को मिला कि तमिल जो है, तमिल और सिन्हाला, जो आप 10th क्लास में पढ़ने जाएंगे, तो जो तमिल भाषा बोलने वाले लोग थे उनको वोटिंग के राइट से इग्नोर किया गया था, उनको वोटिंग के राइट नहीं दिया गया था। वहीं फिजी में क्या देखने को मिला कि जो फिजी में जो वहां की इंडिजिनस फिजी यानी जो वहां के लोकल फिजी है, नेटिव फिजियन है, मूल निवासी हैं, और वैसे फिजी के वोट का वैल्यू ज्यादा है इंडियन फिजी के मुकाबले। यानी आपने इन चारों एग्जांपल्स में देखा कि 1% 1 वोट 1 वैल्यू नहीं देखने को मिला। कहीं 1% 1 वोट है तो उसके वैल्यू का बराबर नहीं है, कहीं अलग अलग जो लोगों को वोटिंग का राइट नहीं दिया गया, चाहे वो माइनॉरिटी के आधार पे हो, चाहे वो जेंडर के आधार पे हो, चाहे वो रिलीजन के आधार पे हो। चलिए अब हम जो अगला देखने का काम करते हैं वो है रूल ऑफ लॉ एंड रेस्पेक्ट फॉर राइट्स। रूल ऑफ लॉ यानी कानून का शासन, एंड रेस्पेक्ट फॉर राइट्स, और जो अधिकार दिए गए हैं उनका सम्मान। तो सबसे पहले क्या है, इन बातों को समझते हैं। रूल ऑफ लॉ यानी जो लॉ बनाए गए हैं उस कंट्री में, वो लॉ जो है हर किसी को फॉलो करना होगा, चाहे वो कोई भी कास्ट से हो, रिलीजन से हो, जेंडर से हो, चाहे वो बहुत बड़ा जो है बिजनेसमैन क्यों नहीं हो, बहुत बड़ा पावरफुल व्यक्ति क्यों नहीं हो, वो सभी व्यक्ति कानून के दायरे में आते हैं। कानून के अंदर रह के वो कोई भी काम करेंगे। तो इसका मतलब जो है वहां रूल और जो लॉ होते हैं उसकी जो लिखित किताब होती है, जिसे हम लोग कॉन्स्टिट्यूशन का नाम देते हैं, जो हम अगले क्लास में अगले टॉपिक में पढ़ने का काम करेंगे अगले चैप्टर्स में। तो वहां कानून के अंदर जो है सभी को कानून को मानना होगा, और रेस्पेक्ट फॉर राइट्स, और जो राइट्स दिए गए हैं सिटीजन्स को,
जो जिसे हम लोग फंडामेंटल राइट्स के नाम से भी जानते हैं, वो राइट्स को किसी तरीके से इग्नोर नहीं किया जाना चाहिए, किसी तरीके से उसको अवहेलना नहीं की जानी चाहिए, उसको छीना नहीं जाना चाहिए, या उसको कहें एक तरीके से जो होता है वो राइट्स किसी तरीके से कभी भी उसको हटाए नहीं जा सकते। ये जो बातें हम पढ़ने का काम करेंगे वो जिम्बाब्वे के रेस्पेक्ट में पढ़ने का काम करेंगे। एक जिम्बाब्वे का एग्जांपल देखें कि क्या जिम्बाब्वे में ही ऐसा देखने को मिला। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि जिम्बाब्वे जो है यह 1980 में इंडिपेंडेंस इसको मिली, आजादी मिली व्हाइट माइनॉरिटी से। इस आजादी में जिस पार्टी ने बहुत बड़ा रोल किया था वो पार्टी थी जानू पीएफ, और यह जानू पीएफ के जो नेता थे जिनका नाम था रॉबर्ट मुगाबे, उन्होंने जिम्बाब्वे को आजादी दिलाने में बहुत कड़ा संघर्ष किया। इसके बाद जब जिम्बाब्वे को आजादी मिली तो उस रॉबर्ट मुगाबे को वहां का राष्ट्रपति बनाया गया। अब वहां जो है इलेक्शंस तो देखने को मिलते थे, हर इंटरवल्स ऑफ टाइम पे इलेक्शंस होते थे, लेकिन इलेक्शंस में जो है वहां कई बार जो है माल प्रैक्टिसेस देखने को मिलते थे, बैड प्रैक्टिसेस देखने को मिलते थे रूलिंग पार्टी के द्वारा। और वहां जो रूलिंग पार्टी थी वो थी जानू पीएफ, जिसके नेता या जिसके राष्ट्रपति जो थे वो आपको नेता कहा जाए, राष्ट्रपति देश का होता है, जो होता है जिसके नेता जो थे रॉबर्ट मुगाबे थे, वो कई बार अनफेयर प्रैक्टिसेस करते हुए देखने को मिल जाते हैं उनके द्वारा जीतने के लिए या शासन में बने रहने के लिए। क्या देखने को मिलता था कि वहां उन्होंने संविधान में कई बार संशोधन किए जिससे अपने इस राष्ट्रपति के पावर्स को बढ़ाया जा सके, और साथ ही साथ जो जनता के प्रति अकाउंटेबिलिटी है, जिम्मेवारी है, उसको कम किया जा सके। उन्होंने कई बार अपने जिम्बाब्वे के संविधान में संशोधन करने का काम किया। यही नहीं, प्रेस को जो थी, मीडिया को जो थी आजादी थी, लेकिन मीडिया पे जो है वो दबाव बनाया जाता था कि वो सरकार के पक्ष में ही सिर्फ लिखने, बोलने या छापने का काम करे। यही नहीं, जो जुडिशरी थी वो भी एक तरह से इंडिपेंडेंट नहीं दिखा करती थी, क्योंकि जुडिशरी के द्वारा अगर कोई डिसीजन सरकार के खिलाफ दिए जाते थे तो वो कई बार जो है जजेस को हैरेस किया करने का काम करते थे, या जजेस को फोर्सफुली जो होता है कहते थे कि वो अपने डिसीजंस को बदलने का काम करे, यानी वो सरकार के पक्ष में डिसीजन देने का काम करे। यही नहीं, मैंने बताया कि मीडिया वहां फ्री थी, लेकिन जो वहां जर्नलिस्ट जो भी सरकार के खिलाफ लिखने का काम किया करते थे, खिलाफ बोलने या छापने का काम किया करते थे, उनको हैरेस किया जाता था। यही नहीं, आपको वहां जो अपोजिशन पार्टियां थी उनके जो पार्टी के मेंबर्स थे या लोग थे, उन लोगों को भी हैरेस किया जाता था। यानी कई तरीके से कहा जाए कि वहां अनफेयर प्रैक्टिसेस देखने को मिली, जिसके वजह से जो जानू पीएफ है वो सत्ता में लगातार बने रहे, और वहां देखने को मिला कि जानू पीएफ लगातार बनी भी रहती थी और साथ ही साथ वही हमेशा चुनाव जीते। तो इस तरीके से हम जिम्बाब्वे में कह सकते हैं कि वहां कानून का शासन नहीं था, वहां इलेक्शंस तो होते थे, राष्ट्रपति थे, लेकिन इसके बावजूद जो लॉ बनाए गए थे उसमें देखा आपने कि वहां संविधान में, कॉन्स्टिट्यूशन में कई बार अमेंडमेंट किए गए जिससे जो प्रेसिडेंट के पावर है उनको बढ़ाया जा सके, और जो अकाउंटेबिलिटी होनी चाहिए प्रेसिडेंट की सिटीजन्स के प्रति, पीपल्स के प्रति, उसको कम किया जा सके, वो यहाँ देखने को नहीं मिला। और साथ ही साथ बात करें रेस्पेक्ट फॉर राइट्स, वो राइट्स जो एक डेमोक्रेटिक कंट्री में सिटीजन्स को मिलने चाहिए वो कहीं ना कहीं इग्नोर देखने को मिला, यानी कहीं ना कहीं जनता को अपनी बात रखने की आजादी नहीं थी। यही नहीं, जो होता है जनता जो है, अगर प्रेस मीडिया है वो भी अपने खुले मतलब शब्दों में सरकार की किसी गलतियों का या नीतियों का विरोध नहीं कर सकते थे, सरकार की सिर्फ खूबियां बता सकते थे, उसकी जो गलतियां हैं, उसकी खामियां हैं, उसको नहीं बता सकते थे। जुडिशरी सरकार पर एक्शन लेने का काम नहीं कर सकती थी, बल्कि वो सिर्फ और सिर्फ जो है सरकार के पक्ष में डिसीजन दे सकती थी। इस तरीके से हम कह सकते हैं कि जो जिम्बाब्वे की जो शासन व्यवस्था है वो डेमोक्रेटिक नहीं है, बल्कि एक नॉन डेमोक्रेटिक कंट्री का एग्जाम्पल। तो आपने इस टॉपिक में जो है इन बातों को पढ़ने का काम किया। चलिए अब हम जो अगला जो हमारा टॉपिक है वो देखने को काम करते हैं, वो है हमारा समरी डेफिनेशन। देखिए, समरी डेफिनेशन का मतलब कि आपने अभी तक जो है इस चैप्टर में जो भी पढ़ा डेमोक्रेसी के डेफिनेशन से संबंधित उन बातों को हम जानने का काम करेंगे। सबसे पहला कि डेमोक्रेसी इज अ फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट वेयर
पीपल एलेक्ट द रूलर्स और रिप्रेजेंटेटिव, यानी यह वैसी शासन व्यवस्था है जहां शासक का चुनाव अपने जनता के द्वारा किया जाता है। तो आपने देखा कि यहाँ जो है डेमोक्रेसी में शासक का चुनाव, वो शासक जो होंगे वो प्रेसिडेंट होंगे, हो सकते हैं वो प्राइम मिनिस्टर हो, वहां जो वो शासक जो है जनता के द्वारा चुने जाते हैं, रिप्रेजेंटेटिव चुने जाते हैं जो होता है, और रिप्रेजेंटेटिव्स के बलबूते जो है वो डिसीजन लेने का काम किया जाता है। यानी आपने दूसरे टॉपिक में भी देखा कि यहाँ जो मेजर डिसीजंस हैं वह रिप्रेजेंटेटिव्स के द्वारा लिए जाते हैं, न कि जैसे नॉन डेमोक्रेटिक कंट्री में आपने देखा कि वहां एक ही पार्टी, एक ही व्यक्ति जो है या कुछ लोगों के समूह ही डिसीजन लेने का काम करते थे। वो यहाँ नहीं है, बल्कि जनता के द्वारा चुने ही रिप्रेजेंटेटिव जो होते हैं मेजर डिसीजन लेने का काम करेंगे हर हाल में, चाहे वो पॉलिसीज बनाने को लेकर हो, नए लॉ बनाने को लेकर हो, या पुराने लॉ में अमेंडमेंट करने को लेकर हो। थर्ड बात कि यहाँ जो है इलेक्शंस जो होते हैं वो डेमोक्रेटिक देखने को मिलते हैं, यानी यहाँ जो है लोगों को अपनी पार्टी फॉर्म करने का अधिकार है, एसोसिएशन बनाने का अधिकार है, जो होता है वो यूनियन बना सकते हैं, साथ ही साथ जो होता है वो चुनाव में किसी को भी वोट डाल सकते हैं बिना किसी प्रेसाइज का। यही नहीं जो होता है वो चुनाव में खुद खड़ा भी हो सकते हैं। इसके बाद जो है आपने देखा कि यहाँ जो है रूल ऑफ लॉ, यानी सबसे पहले देखिए 1%, यानी यहाँ सभी के वोट, सभी को खासकर जो एडल्ट लोग हैं उनको वोट डालने का अधिकार है और उनके वोट का वैल्यू भी एक बराबर है। अगले में आपने देखा कि यहाँ जो है कानून प्रक्रिया के तहत सारे जो होते हैं डिसीजंस लेने से लेकर चुनाव कराने से लेकर हर प्रक्रिया कानून के तहत की जाती है, एक नियम कानून के तहत चली जाती है, जिससे हम लोग संविधान का नाम देते हैं कि संविधान में जो भी लिखी बातें हैं उसी के दायरे में रहकर सारी प्रशासनिक व्यवस्था, सारी शासन व्यवस्था वो चलाई जाएगी। और साथ ही साथ जो राइट्स दिए गए हैं एक तरीके से कॉन्स्टिट्यूशन में जनता के लिए जो है, आम जनता के लिए जो है, जिसे हम लोग सिटीजन्स का नाम देते हैं, पीपल्स का नाम देते हैं, वो जो राइट्स है फंडामेंटल राइट्स के नाम से जाने जाते हैं, उन सभी राइट्स को हर हाल में उनका रेस्पेक्ट किया जाएगा, उनका आदर किया जाएगा और किसी तरीके से उसे इग्नोर नहीं किया जाएगा, ना ही उसे किसी व्यक्ति या जो होता है ग्रुप के द्वारा या सरकार के द्वारा छीनने का प्रयास किया जाएगा या लोगों पे एक्सप्लॉयटेशन देखने को मिलेंगे। यानी आपने यहाँ समरी डेफिनेशन तक इन बातों को समझने का काम किया। इसके इन संबंधी अगर आपको कोई डाउट्स होते हैं तो आप व्हाट्सएप में कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद। नेक्स्ट क्लास में हम लोग नेक्स्ट टॉपिक की तरफ बढ़ेंगे।